हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक होंगे। स्पेशल वीडियोस है फॉर री एग्जाम्स एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम बोल सकते हो 2023। जो बच्चे लोग समहाउ रीजन से अटक गए हैं इकोनॉमिक्स, तो उन बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही थी, सर रिविजन्स लेके लेक्चर्स लेके आओ, रिविजन्स लेक्चर्स लेके आओ। तो उन बच्चों लोग के लिए ही ये स्पेशल वीडियोस। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो री एग्ज़ाम दे रहा है या तो फेल हो गया है, वॉट एवर द सिनेरियो, उनको मेरी लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बिंदास। और लाइक करना है यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑलरेडी मेरे जो, अगर आपके 11th में कोई फ्रेंड है या तो 12th में आया है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी जो नॉर्मल क्लासेस एंड ऑल, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट यस ये स्पेशल वीडियोस है, मतलब री एग्जाम्स के लेकर। विदाउट टाइम वेस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। 3 पार्ट में मैं मेजरली डिवाइड करता हूँ री एग्जाम्स के। अभी भी उसी का मैंने पढ़ाया था, एसपी का मैंने देखा था, रिवीजन लेकर दिया था आप लोग को, और इकोनॉमिक्स का भी आज रिवीजन लेक्चर लूंगा। तो टारगेट करूंगा कि 3 पार्ट में आपको क्या करूँ, डिवाइड करो। देखने जाओ तो आपको चैप्टर्स 11 टोटल 10 दिए, पर देखने जाओ तो चैप्टर्स ऐसे काउंट करने बैठे तो 11 चैप्टर्स है, क्योंकि आपको 3 एंड 3B को क्या किया है, इन लोग ने डिवाइड किया है। तो चैप्टर्स ऐसे 10 है आपके सिलेबस के हिसाब से, पर आपको कंसिडर करना है 11 है। तो टारगेट करा हुआ 3-4 चैप्टर्स क्या करूँगा, कवर करूँगा एक वीडियोस के लिए, तो आपको भी थोड़ा बेटर आइडिया रहे। हाँ, ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि आपको भी मालूम है कि इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि पूरा सिलेबस में यहाँ पे कवर करूँ, बट हाँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और हाँ, वो फोकस करना है आपके एग्जाम्स को लेकर। ओसी और एसपी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन सब आए थे। पेपर वॉज ईजी, तो उम्मीद करता हूँ इकोनॉमिक्स भी ईजी ही होगा। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट देखते हैं, मतलब आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड चैप्टर जो है आपका होगा यूटिलिटी एनालिसिस, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टार मार्क कर दीजिए इसको भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो पहले क्या था, ओल्ड सिलेबस के अंदर बात करूं तो आपका ये न्यू सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या था कि माइक्रो एंड मैक्रो वॉज डिवाइडेड, बट अभी क्या है कि माइक्रो और मैक्रो को उन लोग ने क्लब कर दिया है। पहला चैप्टर ही इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक डाल दिया, मतलब लोग ने ऐसा कुछ बाइफिकेशन रखा नहीं है। पहले ऐसा बाइफिकेशन था, बट अभी कुछ ऐसा बाइफिकेशन बट नहीं है। पर तुम लोगों को मैं बता दूंगा कि चैप्टर नंबर 5 तक जो है, चैप्टर नंबर 5 तक वो क्या है, पूरा आपका माइक्रो है। उसके बाद इंडेक्स नंबर अलग से कंसेप्ट है। बाद में चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो भी आपके, वो क्या आ जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आ जाएंगे। यस, यूटिलिटी एनालिसिस आज डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर पे भी थोड़ा बहुत, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बात करूँ तो। क्योंकि उसमें से देखो, इकोनॉमिक्स हमेशा मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट पे लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं आपका, कि छोटे छोटे यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, हाउ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुलनेस। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पे लोग दो तीन मार्क के क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ बच्चे लोग संभाल के लिखना। हाँ, थोड़ा ऐसा रह गया तो रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि सर्टन कंसेप्ट ऐसे आगे आगे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर, जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी होगा, मतलब कि समझना डिफिकल्ट होगा, तो वहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा। हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे है, अदरवाइज तो इकोनॉमिक्स यू कैन अंडरस्टैंड और अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 एंड 3B। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। बात करूँ तो अपन डिस्कशन भी करेंगे इसके अंदर से। एक वन ऑफ द एग्जाम मेजोरिटी क्वेश्चन जो आता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है, जो होगा आपका लॉ ऑफ डिमांड। मेरे हिसाब से वो री एग्जाम हो कि नॉर्मल एग्जाम हो, मेरे हिसाब से वो तीनों लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इसके अंदर दिया है, लॉ ऑफ डिमांड, और थर्ड कंसेप्ट हो जाएगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये तीनों लॉ है, डीएमयू, डिमांड एंड सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मैं तुम लोगों को सिखा हुआ कि ये लॉ लिखते कैसा है, तो वो भी सब क्या करना, हाईलाइट करके रखना। और हाँ, अगर डिटेल में लॉ चाहिए, डिटेल में वीडियोस चाहिए इसके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बिंदास जाके पूरा प्लेलिस्ट बनाया लास्ट ईयर, मतलब बोल सकते हो दिस ईयर ओनली, पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो प्लीज जाके क्या करना है, आपको देखना है। यस, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे सप्लाई और एनालिसिस। इसके अंदर भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा लॉ ऑफ सप्लाई। देखो आ गया क्वेश्चन तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए आ सकते हैं लॉ, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे, कितने कितने टाइप की परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के बाद अगर मैं इनपरफेक्ट की बात करूँ तो इनपरफेक्ट के अंदर मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे अपन। बाद में आ जाए चैप्टर नंबर 6 पे,
इंडेक्स नंबर। वंस अगेन दिस आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि उन लोग ने क्या किया था लास्ट एग्जाम्स में, उन लोग ने इंडेक्स नंबर में से क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब आप ऐसा उम्मीद कर रहे हो कि भाई इंडेक्स नंबर में सर छोड़ के जाओ कि ना जाओ, इतना कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर इज वेरी इजी, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला अगर रट्टा हो गया तो आपको खाली फॉर्मूला में सेट करने हैं फिगर्स को। बहुत इजी है इंडेक्स नंबर, आप जितना समझ रहे हो इतना हार्ड नहीं है। यस, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर को आप कंसिडर कर सकते हो, पूरा अलग टाइप का ही क्या है चैप्टर्स होगा आपका। बाद में आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो होगा चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक, जहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी डिस्कशन करेगा इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन करेगा, मतलब स्टडी जो करेगा इंडिविजुअल के बेस पे करेगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डिस्कस करेगा इकोनॉमी एज अ होल के बारे में डिस्कस करेगा। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो डेटा कैलकुलेशन से जो स्टडी है इन माइक्रो की और मैक्रो की, माइक्रो इज अ स्मॉल, मैक्रो इज अ बिग, जो भी डिस्कशन करेंगे स्टडी करेंगे बिहेवियर जो स्टडी करेंगे वो माइक्रो स्मॉल पे करता है और मैक्रो पूरे नेशन एज अ होल पे करता है। नेक्स्ट आएगा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो एसपी स्टूडेंट है यहाँ पे उनके लिए तो ये पूरा अभी जस्ट पढ़ा रहेगा आपने। फाइनेंशियल मार्केट जो आई थिंक सो 11 चैप्टर्स था आपके सिलेबस के अंदर, मतलब एसपी के अंदर, तो उधर तो वो डिटेल में दिया है। यहाँ पे तो आपको खाली झलक दी है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के। तो जिन बच्चों को एसपी और इकोनॉमिक्स दोनों था उसके लिए तो भाई लड्डू है। यस, और लास्ट है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ऐसे करके अपन पूरे डिस्कस करेंगे सब चैप्टर्स को ऊपर से फटाफट। और लेट्स स्टार्ट चैप्टर्स नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जस्ट मैंने तुम लोगों को बोला कि जो स्टडी करता है इंडिविजुअल के बेस पे करता है, और मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल पे क्या करता है, स्टडी करता है। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, जो भी स्टडीज करेगा द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, जो भी डिस्कशन करेगा किस पे करेगा, इंडिविजुअल यूनिट पे करेगा। यस, चलो आगे में देखिएगा डेफिनेशंस एंड ऑल। प्लीज कोई भी एक डेफिनेशन आप करके जाना, बट वंस अगेन अगर आप डेफिनेशन करके जा रहे हो तो मेक श्योर रखना कि एज इट इज डेफिनेशंस आप लिख रहे हो, कोई भी ऑथर का लिख रहे हो तो प्लीज रट्टा मारना, कॉन्फिडेंस हो तो ही ऑथर का नाम लिखना, अदरवाइज ऑथर का नाम लिखने जाना नहीं है। आगे बढ़ेगा स्कोप ऑफ, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, ध्यान में रखना 8 मार्क के लिए पूछ भी ले, कभी अपन ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया रहेगा कि 8 मार्क के लिए स्कोप आ सकता है, क्योंकि उसके लिए लिखने के लिए बहुत सारा है उसके अंदर मटेरियल, तो आ भी सकता है। तो कोई भी चीज को आप लीनियंट मत लीजिए कि भाई हर साल लॉ जो प्रोसीजर हो रहा है, लॉ आता है तो लॉ आता है, इस बार गूगली बॉल डाल दिया, स्कोप पूछ लिया, तो आपको सब प्रिपरेशन माइंड थॉट रखना है। आप कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि 8 मार्क के लिए आ भी जाता है। तो बोर्ड एग्जाम है बॉस, बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे आपको सब कंसेप्ट क्लियर रखना है, आपको एवरी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। स्कोप की बात करूँ तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करूँ तो डिमांड एंड सप्लाई पूरा चैप्टर सी है, डिमांड एंड सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की बात करूँ तो फैक्टर प्राइसिंग 4 ही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करूँ तो एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, व्हाट यू मीन बाय एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, कि आपको प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंट लिखना है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। नेक्स्ट है एफिशिएंट इन कंजम्पशन, अगर आप कोई भी गुड्स बन गया उसका कंज्यूम कर रहे हो, उसको भी क्या करना है, मैक्सिमम लेवल पे करना है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स बन गया और कंज्यूम आधा ही कर रहे हो, आधा वेस्ट कर रहे हो, तो इज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है 100% यूज। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, के जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैक्सिमम प्रोड्यूस भी मैक्सिमम हो रहा है और उसका कंज्यूम भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी मेरे हिसाब से अगर आपने डिफरेंस बिटवीन करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन है, वही आपके फीचर्स बोल सकते हो, वही आपकी इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। इसके अंदर डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ डिफरेंस बिटवीन में, क्योंकि वही आपका क्या रहेगा, पूरे चैप्टर्स की एक समरी में बोल दूँ तो ये ही है आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी, ये मैं नहीं बोला कि फुल फ्लेज समरी बोलूँ कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुझे समरी पढ़ना है सर, तो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी जो स्टडी करता है वो मैं तुम लोग को बोला इंडिविजुअल बिहेवियर क्या करता है, स्टडी करता है। ये इकोनॉमी एज अ होल क्या करेगा, स्टडी करेगा। बाद में अगर मैं बात करूँ टूल्स की, कौन से इक्विपमेंट टूल्स यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई।
अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इज एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। स्कोप की बात करूं तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर इज द नथिंग बट स्कोप, जो अभी अपन ने देखा था। अब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट मनी इज अ स्कोप। इंपॉर्टेंस की बात करूं, ऑफ कोर्स देखो मैं तुमको अभी जस्ट बोला कि भाई पूरा चैप्टर की समरी, ऊपर भी आपको अंदर थियरी डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर पढ़ना है आपको, और डिटेल में देखना है तो मेरी वीडियोस को देख लो। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन इज अ नथिंग बट इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी बात करूं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नथिंग बट आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थियरी की बात करूं तो ये प्राइस थियरी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडिविजुअल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट है, और नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और हाँ, और एक पॉइंट आप यूज कर सकते हो, कौन सी मेथड यूज होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नथिंग बट स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मतलब एवरी स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, स्लाइस। तो एवरी स्लाइस, यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टडी मेथड यूज करेंगे यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। पर अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाऊँ, लंपिंग मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, लंपिंग मेथड यूज करेंगे। तो आपको चाहो तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर भी एक और पॉइंट क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा अचानक याद आया तो मैंने क्या कर दिया, आपको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप पूरा समरी, पूरे चैप्टर्स की समरी वन शॉट में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा यूटिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा इसके अंदर से, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और बहुत इजी क्वेश्चंस है जो स्कोर कर सकते हो आप। वेटेज वाइज भी बहुत अच्छा सा वेटेज दिया है इसको भी, बड़ा इग्नोर नहीं करना। देखते हैं, लेट्स सी। पहले तो अपन समझते कि यूटिलिटी होता है क्या। देखो, यूटिलिटी इज नथिंग बट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर पाए, उसको मैं क्या बोलूँगा, यूटिलिटी बोलूँगा। वंस अगेन रिपीट करो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सर्विसेज, कोई भी ऐसी यूटिलिटी, मतलब आप वन शॉट में बोलूँ तो यूटिलिटी उसके कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर पाए, उसको मैं क्या बोलूँगा, यूटिलिटी बोलूँगा। या तो प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो। Every unit tries to satisfy his want with the available resources. It is true that all the human wants cannot be satisfied fully at a specified time. Utility analysis explain the consumer behavior in relation to the maximization of satisfaction. कि भाई कोई भी ऐसा गुड्स है जो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको मैं क्या बोलूँगा, यूटिलिटी बोलूँगा। अगर मैं बात करूँ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की, तो क्या फीचर्स है एग्जाम के लिए, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, पहला तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देते रहता हूँ। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल नाउ अज्यूम करो, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। अगर मैं रेनी सीजन में छाता लेके बाहर निकलूँ तो मेरे लिए छाता लूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में मैं छाता लूँ तो इट्स मोर यूटिलिटी फॉर मी, मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि रेनी सीजन है, छाता मेरे लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सीजन चेंज, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आ जाता है अपन विंटर सीजन में, उसमें मैं आगे छाता ले रहा हूँ तो उस पर मुझे कोई यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, चलो रात को दोपहर में 11-12-1 बजे मेरे को किधर बाहर जाना तो धूप ना लगे तो मेरे को छाता यूटिलाइज हो सकता है, अदरवाइज छाता का कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम टू टाइम। एक टाइम पे आपको छाता मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, मतलब अम्ब्रेला, बट एक टाइम पे आपको अम्ब्रेला इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। अभी मैं बात करूँ प्लेस टू प्लेस, सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर जाता हूँ, कि कश्मीर में अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में इतना कुछ ठंडी नहीं होती है, बट समझ लो चलो बहुत भी ठंडी है तो भी अपन मैनेज कर पाए, क्योंकि इट्स अल्ट्रा 20 टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ठंडी बोलो तो मुंबई में। तो इधर मैं वुडन का क्लोथ ले रहा हूँ तो उतना मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर मैं कश्मीर साइड जा रहा हूँ, वहाँ पे तो नॉर्मल डेज पे भी 10-12% क्या होता है टेम्परेचर होता है, और सम विंटर सीजन में तो ऑफकोर्स स्नोफॉल एंड ऑल होने लगता है। तो अगर मैं वुडन का क्लोथ लेता हूँ, यहाँ पे वुलन का क्लोथ, तो वहाँ पे मुझे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्लेस टू प्लेस। तो रिलेटिव कंसेप्ट इसलिए बोला कि एक जगह तुम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका
सब्जेक्टिव कंसेप्ट, वंस अगेन ये क्या है, संजय सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, मतलब लाइक डिसलाइक, सर्टेन टाइम कोई प्रोडक्ट अपने को अच्छा लगता है, सर्टेन टाइम अपने को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा, तो डिपेंड करता है नेचर ऑल्सो, तो इसलिए यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ऑफ कोर्स कि नाइफ की बात करूं तो जो शेफ है उसके लिए नाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसको, बट कोई कंसेप्ट भी देखो अलग अलग है। एथिकली की बात करूं तो ये एथिकली है, अगर सपोज कि कोई चोर है इसका मर्डर का काम है, तो उसको भी नाइफ, एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक के लिए सब्जी वेजिटेबल काटना है और एक के लिए ह्यूमन, तो दोनों के लिए दोनों के वांट्स अलग अलग है, दोनों के वांट्स अलग अलग है, दोनों की मेंटेलिटी अलग अलग है, बट दोनों के वांट क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर्स। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल प्लेजर्स का मतलब होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट आपको आपकी बॉडी को मतलब बोले हेल्दी कर दे। सपोज कि आप बीमार हो, आपको इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में मिल जाएगा, बट अगर मैं बात करूं प्लेजर्स मिलेगा अपने को, खुशी होगी, प्लेजर्स का मतलब तो खुशी होती है ना कि भाई और इंजेक्शन मार और इंजेक्शन मार, किसी को भी नहीं होता है, इंजेक्शन से तो किसी को भी नहीं होता है, तो इसलिए यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट आएगा यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शंस। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज आर हाइपोथेटिकल। ऐसा क्यों बोला सर कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज आर हाइपोथेटिकल? ऑफ कोर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मुझे 100 किलो मजा आया, 15 किलो मजा आया। आप ग्रेड वाइज दे सकते हो कि भाई अपन खाना खाने जाते कोई रेस्टोरेंट्स के अंदर, अपन बोलते हैं कि भाई फूड कैसा था, अपन बोलते हैं कि ऐसे थम वाइज बोलते हैं, या तो ऐसे बोलते हैं, या तो बोलते एवरेज था, ऐसे बोल सकते हो, बट आप मेजरमेंट नहीं कर सकते उसको कि भाई 100 किलो मजा आया, 15 किलो मजा, माप नहीं सकते, हाइपोथेटिकल मतलब, इसलिए इन लोगों ने बोला मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। नेक्स्ट रहेगा यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। ऑफकोर्स एक ही चीज को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया था वाटर का, जितना मुझे मालूम है, और कम्युनिटी के सर्टिफाइड मोर देन वन, फॉर एग्जांपल सॉरी इलेक्ट्रिक का यहाँ पे ये लोग ने एग्जांपल लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी से आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली, फैन हो गया, AC हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट आपको मल्टीपर्पज सेटिस्फेक्शन दे सकता है। यूटिलिटी डिफरेंट depend on the intensity of want and utility is basis of the demand. नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन से आ गया तो 2 मार्क के लिए आ जाता है कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, बाद में प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, जैसे करके बहुत छोटे छोटे जो कंसेप्ट दिए। पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, मतलब आपने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया एक पर्सन को, इज पोजीशन यूटिलिटी। टाइप यूटिलिटी क्या होता है, एंड आई थिंक सो दैट्स इट। यस, तो ऐसे करके आपको यूटिलिटी के टाइप्स दिए, तो प्लीज रट्टा मार लेना। बाद में आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करूँ तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। टोटल यूटिलिटी नथिंग बट ऑल द गुड्स कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, TU। बट सेटिस्फेक्शन के बाद और कंज्यूम कर रहे हो आप, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कंज्यूम करने के बाद, टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, आफ्टर दैट आप सेटिस्फेक्शन हो जाने के बाद भी और क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और कंज्यूम कर रहे हो, मतलब उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। सर एक एग्जांपल दे दो, नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत। सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने एक गुलाब जामुन खाया, 2 गुलाब जामुन खाया, 3 गुलाब जामुन खाया, 4 गुलाब जामुन खाया, आप सेटिस्फाई हो गए, बट आपने चैलेंजेस लगाई थी अपने फ्रेंड से, अगर तू 10 गुलाब जामुन खाएगा तो तेरे को मैं तेरा क्या करूंगा, ट्रीट दूंगा, ठीक है। तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना था, 5 तक था, आपने खाया। 6, 7, 8, 9, 10 जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपका टोटल यूटिलिटी के अंदर काउंट नहीं होगा, किधर काउंट होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर काउंट होगा। देखो टोटल यूटिलिटी क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। It is the aggregate of the utility from the all the successive unit of the commodity consumed. Marginal utility. Marginal utility refers to a additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed.
मतलब वो एडिशनल कमोडिटी से उस कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इट्स अनदर वर्ड, इट इज द एडिशनल मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लास्ट यूटिलिटी था 5th वाला गुलाब जामुन, उसके बाद आप जो एडिशनल खा रहे हो वो पूरा कवर होगा किसके अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोज कि फॉर एग्जांपल ये गुलाब जामुन है, यूनिट एक्स इज योर गुलाब जामुन, अज्यूम करो आपने एक खाया, आपको यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बताया। एक खाया 10, 18, 24, 28, 30, बाद में देखोगे तो टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो नीचे जाता था। आप देख रहे हो 10, 18, 24, 28, 30 सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहे हो, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा और बाद में किधर जाएगा, बिलो चला जाएगा। बट अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं वो तो भाई डे 1 से ही नेगेटिव होगा। क्यों सर? डे 1 नेगेटिव तो नहीं, पर डे 1 से ही उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। क्यों डाउनवर्ड की तरफ जाएगा? क्योंकि अपन एक्स्ट्रा यूनिट बाय क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो देख रहे हो ये भी 10 से चालू हो रहा है, ये भी 10 से चालू हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा था, ये क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक टाइम पे तो 0 हो जाएगा और उसके बाद क्या करने लगेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप डाउनवर्ड तरफ चला जाएगा, नेगेटिव बोल सकते हो आप। यस, तो इज नथिंग बट सर्टन बेसिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे लोग ने दिखाया है बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करके जाना है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो ये वाला एग्जाम, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी 10 से चालू हुआ था, टोटल भी 10 से चालू हुआ, ऊपर जो जा रहा है टोटल यूटिलिटी है, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जा रहा है, और ये जो लेवल है जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिस्टी आ जाता है, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ साइटी, पॉइंट ऑफ साइटी बोल सकते हो आप, नथिंग बट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल। बाद में देखो स्लोप डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है और ये पूरा किधर चलेगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जाम्पल, अरे सॉरी रिलेशन बोल सकते हो। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में आ सकता है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये डिटेल में वीडियोस चाहिए तो मैंने बना के रखे हैं, आप लोग के लिए ही थे, तो प्लीज़ जाके देख लेना विथ एक्सरसाइज, मैंने सब चीज़ें पढ़ाई है लास्ट ईयर। अभी आ जाते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो होगा लॉ ऑफ डीएमयू। अभी लॉ ऑफ डीएमयू जब भी पढ़ोगे तभी लॉ पढ़ने के टाइम आपको सर्टेन चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि लॉ लिखने का तरीका क्या होता है। लॉ लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। जब भी आप लॉ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लॉ लिख रहे हो, कौन सा भी लॉ लिख रहे हो, या तो डीएमयू होगा, या तो डिमांड होगा, या तो सप्लाई होगा, तीनों में से कौन सा भी लॉ लिख रहे हो, पहले तो आपको क्या करना है, लॉ का इंट्रोडक्शन देना है। ये लॉ लिखने का तरीका है बॉस, प्लीज नोट डाउन करके रखना। पहले आपको क्या करना है, लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड पॉइंट होगा उसका हार्ट ऑफ द लॉ, सोल भी बोल सकते हो, सोल ऑफ लॉ, नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ लॉ। लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। चाहो तो इसको भी, हर एक लॉ के अंदर इसको भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है उन लोग ने, तो स्टेटमेंट को क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको इसके अजम्पशंस लिखने हैं कि भाई ये लॉ किसके बेस पे अज्यूम करके बनाया, और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो ये लॉ लिखने के तरीका। अभी यहां पे आपको डायग्राम क्या पे ड्रॉ करना है, एक्सप्लेनेशन करोगे उससे पहले ही क्या कर देना, आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, डायग्राम में पूरा अजम्पशन एक्सेप्शन लिखने के बाद क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
तो आपको डायग्राम इससे पहले ही ड्रॉ करना है, अजम्पशन से पहले ही, और एक्सेप्शन से पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर देना है। जो भी डिमांड का, सप्लाई का और डीएम का जो भी डायग्राम आपको बुक्स के अंदर दिया वो आपको ड्रॉ कर देना है। बट हाँ, एक्सप्लेनेशन जब तक दे रहा हो तब तक अजम्पशन से पहले, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन आप अजम्पशन लिखने की शुरुआत कर रहे हो, उससे पहले आपका डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन जो भी है कर देना है वहां पे। अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपको लिखना कैसा होगा। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछ रहा है कि व्हाट यू मीन बाय डीएमयू एंड प्लीज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू, तो वहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब वहां पे कोई डाउट ही नहीं है कि आपको पूरा लॉ लिखना है, पूरा लॉ लिखना है विद डायग्राम एंड एवरीथिंग। बट अगर सपोज कि पूछ रहे हैं कि व्हाट यू मीन बाय डीएमयू एंड प्लीज एक्सप्लेन द अजम्पशंस, प्लीज एक्सप्लेन अलोंग विद द अजम्पशंस, तो आपको खाली क्या करना है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड अजम्पशन, यहां तक रुक जाना है। बट आपको पूछ रहा है कि प्लीज एक्सप्लेन डीएमयू विथ एक्सेप्शंस, तो आपको बॉस ये भी लिखना होगा। और ये तो पूछा ही है क्वेश्चंस में, मतलब मेरा हाईलाइट करने वाला पॉइंट ये था कि ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो और लॉ के जो फंडामेंटल अजम्पशंस है कि किसके बेस पे लॉ बनाया है, वही अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, अगर वही एलोबरेट नहीं करोगे, तो लॉ आपका आधा अधूरा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बहुत चीज याद में रखने से बच्चे लोग खाली एक्सेप्शन पूछते तो एक्सेप्शन लिख के आते, अजम्पशन नहीं लिख के आएंगे, और वहां पे ही मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो प्लीज बच्चे लोग ये सब छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना, हाईलाइट करना। ये सब चीजें तो मैंने लास्ट ईयर भी सब बच्चे लोग को समझाया था कि लॉ लिखना कैसा है, तरीका क्या होता है लॉ लिखने का। यस, तो जब भी लॉ ऑफ डीएमयू पूछा है तो उसका इंट्रोडक्शन देना कि भाई लॉ किसने लाया था, तीनों लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने लाया था इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन 1890। बाद में उसका सर्टेन एग्जांपल लिया है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट का लाइन एक भी स्पेलिंग, एक भी वर्ड, नॉट सिंगल वर्ड भी आपका ऊपर नीचे आगे पीछे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट है लॉ का। अब चलो एक्सप्लेनेशन थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट स्टेटमेंट को पूरा ऐसा लिखना है स्टेटमेंट ऑफ लॉ, और उसको इन्वर्टेड कॉलम में क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा। अजम्पशंस क्या है, रेशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट। ऑफकोर्स अपन ने बोला कि भाई मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूटोड, पर इन लोग ने अजम्पशन में लिखा कि भाई कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल है। होमोजीनियस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि भाई एक टाइम पे सब साइज की, सब गुड्स की, तो कोई भी प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर सब सेम हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यस, कंटिन्यूटी, कोई भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो कंटिन्यूएशन में कर रहे हो, मतलब करते ही जा रहे हो भाई, पॉसिबल नहीं है, पर इन लोग ने बोला है पॉसिबल है, तो इट्स अजम्पशन, इसलिए नाम में क्या लिखा, अजम्पशन। आप क्या करो, अज्यूम करो। यस, रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, डिविजिबिलिटी, सिंगल वॉन्ट। ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग किसी के भी सिंगल वॉन्ट होते ही नहीं है। यस, और बाद में आ जाते हैं इसके डायग्राम की तरफ, जो डीएमयू का एक्सप्लेन किया कि भाई एक पे 10 था, 8, 6, 4, 2, 0 और माइनस में चलेगा, डीएमयू को एक्सप्लेन किया है लोग ने। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, बाद में एवरी एक्सेप्शंस हो गए, एवरी लॉ के सर्टन अजम्पशन, सर्टन एक्सेप्शन, मतलब ये लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है आउटसाइड द लॉ, मतलब ये लॉ ये सब चीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन से पॉइंट है, हॉबीज। हॉबीज में क्या होता है कि आप कैसे भी, कितना भी म्यूजिक हो गया, रीडिंग हो गया, बुक्स हो गया, वो एक टाइम के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल आ ही जाता है, करेक्ट है, आ ही जाता है ना, ऑफकोर्स। तो ये डीएमयू कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि डीएमयू क्या बोलता है, आप कंटिन्यू कंज्यूम करते जा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। यार जैसे कि माइजर, कंजूस, जैसे कि हाउ दिस सिचुएशन इग्नोर द अजम्पशन ऑफ द रेशनैलिटी। जैसे कि माइजर मतलब कंजूस, कंजूस के लिए कुछ भी हो जाए वो पैसे बचाते रहेगा तो भी उसको सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट हो जाएगा एडिक्शंस, जिसको दारू को लेते हैं उसको वो कितना भी कंज्यूम करते जाएगा वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सर्टन है। पावर हो गया, मनी हो गया, तो मनी तो आज की डेट में भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो देयर आर नथिंग बट सर्टन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यस, तो वो सब चीज़ें कर लेना।
ये लॉ पे क्रिटिसाइज भी हुआ था। क्यों क्रिटिसाइज हुआ था? बिकॉज ऑफ द अजम्पशन, ठीक है, सर्टन अजम्पशन के बेस पे ही क्रिटिसाइज होगा, सॉरी। तो अनरियलिस्टिक, पहला ही पॉइंट लिखा है कि भाई पहला ही पॉइंट क्या था? अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कि आपने बोला कि कंटिन्यूसली होगा, होमोजीनियस होगा, दिस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसलिए क्रिटिसाइज हुआ था ये लॉ को। कार्डिनल मेजरमेंट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर था जहाँ पे क्रिटिसाइज हुआ था कि आपने बोला, कैसे बोल दिया कि यूटिलिटी को आप मेजरमेंट कर सकते हो, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। बाद में बोलता है इंडिविजुअल गुड्स, सॉरी इनडिविजिबल गुड्स, मतलब आप कोई भी गुड्स को डिवाइड नहीं, एक साथ क्या कर रहे हो, खा रहे हो या तो फिर यूज कर रहे हो, इज नॉट पॉसिबल। बाद में कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सिंगल वांट, पॉसिबल नहीं, इसलिए ये लॉ को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था, मतलब आर्ग्यू में आ गया था एक लॉ। यस, बाद में आता है सिग्निफिकेंट लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है लॉ के? सॉरी, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यूजफुल टू द गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बाद में हो जाएगा बेसिस, ये ध्यान में रखना, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बहुत बार इन लोगों ने 2 मार्क के लिए पूछा, जस्ट 2 मिनट लेता हूँ आपका। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? द लॉ ऑफ डीएबयू मार्जिनल हेल्प टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इट इंक्लूडिंग गुड्स दैट हैव अ मोर वैल्यू इन द यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एटेक्स्ट्रा, जिसका आप कोई प्राइस नहीं दे रहे हो, वैल्यू उसका जीरो है, जो आप नेचर ने दिया है। वाटर की बात करूँ, एयर की बात करूँ, सनशाइन मतलब प्रकाश, सूर्य नारायण का, तो वो सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, तो भी उसकी क्या वैल्यू है? ऑलमोस्ट बोल सकते हो जीरो। बट सर्टन ऐसे गुड्स है जिसकी आप कीमत इतना चुका देते हो, जैसे कि वो लगे क्या? प्रिसाइज गुड्स, गोल्ड, डायमंड, जैसे कि देखो आगे लिखा है एज वेल एज द गुड्स दैट हैव अ मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, जिसका आप यूज बहुत कम करते हो बट उसकी वैल्यू एक्सचेंज में क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या बोलता है? जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी यूटिलिटी कम है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, एक्सचेंज वैल्यू पैसे में, और जिसका यूजफुल ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, एयर, वाटर एंड ऑल, ठीक है। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू हाईलाइट करके रखना, पूछते इसलिए 2 मिनट ले लिया आपका। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आपके नथिंग बट सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे आई थिंक सो चैप्टर ओवर हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। आ जाते थे चैप्टर नंबर 3 पे। लेट्स डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 3, डिमांड बोलता है क्या है। देखो डिमांड का फंडा क्लियर है, डिमांड मतलब पब्लिक की जो डिमांड होती है वही। अभी डिमांड का एक फंडा क्या है, अगर आप एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स बोलो, देखो आज सपोज कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, जब मैं छोटा था तभी मेरे को सपोज कोई चीज़ चाहिए थी, मैं मम्मी को बोल देता था मम्मी मुझे वो चाहिए, क्योंकि छोटा था ना, बच्चा दिमाग था, बालक दिमाग, बाल दिमाग, कि मेरे फ्रेंड ने लिया, मेरे फ्रेंड के पास वो चीज़ है तो मैंने ले लिया, उसको आप डिमांड नहीं बोल सकते। हाँ, नॉर्मल टर्म में उसको आप डिमांड बोलते हो कि मैंने वो मम्मी से डिमांड किया, मम्मी ने वो दिला दिया। बट मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड की थोड़ी डेफिनेशन जो दिया है वो क्या है, उन लोग ने अलग फॉर्म में दिया है, कंसेप्ट सेम बट थोड़ा उन लोग ने ट्विस्ट किया। उसके हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से डिमांड का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड इज नथिंग बट डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड प्लस एबिलिटी टू परचेस। वन सेकेंड सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज इक्वल टू, आपके पास वो डिमांड, पहले तो आपकी डिजायर होनी चाहिए, मतलब आपको एक उत्सुकता होनी चाहिए वो लेने के लिए, डिजायर होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए। सेकेंड विलिंगनेस टू पे, मतलब आप कंजूस नहीं होने चाहिए, कंजूस नहीं होने चाहिए, मतलब आप बहुत क्या पैसा है, आप चाहते हो कि मेरे पास आईफोन हो 1,40,000 का, मेरे पास कैपेबिलिटी है पर मैं लेता नहीं हूं, तो आप डिमांड नहीं बोल सकते उसको, आप डिमांड नहीं बोल सकते। अगर आप में डिवांट है, विलिंगनेस है, आप पैसा खर्चना चाहते हो, और आप में क्या है, एबिलिटी भी है वो पे करने का, तो ही उसको आप डिमांड बोलोगे, अदरवाइज डिमांड नहीं बोलोगे। एज पर द इकोनॉमिक्स ये बोला है, बट अपन नॉर्मल टर्म में अपनी मम्मी से, अपन पेरेंट्स से जो डिमांड करते हैं आपके हिसाब से वो डिमांड है, बट एज पर द इकोनॉमिक्स वो डिमांड नहीं होगी। अगर इस तीनों में से कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं होती है तो इट्स नॉट डिमांड, इट्स ओनली अ डिजायर बोल सकते हो, अदरवाइज उसको डिमांड नहीं बोल सकते। यस, तो डिमांड का प्लीज
फंडा क्लियर है। अभी मैं बात करूँ डिमांड क्या होता है, अभी मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, डिमांड एंड प्राइस की। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई, हमेशा पहले तो इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। क्यों इन्वर्स है? अभी मैं बात करूं कि मैं अभी फिलहाल में टोमेटो का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, आई नो कि वो ट्रेंड में चल रहा है टमाटर, बट वो मैं सप्लाई के टाइम पे एग्जांपल लूंगा उसका। अभी यहाँ पे नॉर्मल डिमांड की बात करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी डिमांड में क्या है, ज़्यादा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला डिमांड ज़्यादा है, प्राइस थोड़ा कम है, उसका प्राइस कम है। बट अगर सपोज कि क्योंकि मार्केट में सप्लाई है उसका, क्योंकि कोई भी कनेक्शन डिमांड एंड प्राइस के बीच में इंडिपेंडेंटली नहीं होता, ठीक है, इन लोग ने एक्सप्लेन किया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई कभी भी इंडिविजुअली नहीं खेल सकते, उसके लिए सप्लाई होना जरूरी है। बट अगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, चलो सप्लाई को साइड कर देते हैं, अपन बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की नाउ। डिमांड ज्यादा, प्राइस कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा। सर नहीं समझ में, वापस से एक्सप्लेन करो। मैं दो ही चीज एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग तरीके से बोला। डिमांड ज्यादा, प्राइस कम, डिमांड कम, प्राइस ज्यादा। जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। यहाँ पे प्राइस अगर सपोज के देख रहे हो, अगर सपोज के फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी का प्राइस पहले 10 रुपया था, मैं उसका 1 kg 2 kg यूज करता था क्योंकि प्राइस ज़्यादा था। पर जैसे प्राइस कम होते लगेगा, 10 रुपये से 8 रुपया हुआ, 8 से 6, 6, 4, 3, तो मैं क्या किया, मैंने डिमांड बढ़ाने लगा। यस, तो देखोगे तो जैसे कि प्राइस कम होते जा रहा है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जहाँ पे 10 रुपया था, मैं 1 kg लेता था, मतलब में 8 रुपया और 2 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो जनरल ह्यूमन मेंटालिटी है कि जितना प्राइस कम होगा, कंज्यूमर ज़्यादा क्या करेगा, डिमांड करके बाय करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कम देखते हो, स्लोप डाउनवर्ड इसलिए दिखता है कि बिकॉज जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। जहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे प्राइस दिखेगा, एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखेगी। प्राइस जैसे जैसे आप देख रहे हो कम होते जा रहा है, प्राइस जैसे देख रहे हो कम होते जा रहा है, वैसे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। चलो चलो सर आगे बढ़ो फटाफट। ये देखिए, मार्केट डिमांड भी इज नॉट ग्रेट थिंग, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। रीजन टू जस्टिफाई द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है। पहले तो तुम लोगों को मैंने बोला प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर, कि जहाँ पे उन लोगों का रिलेशन ही क्या उल्टा है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी, प्राइस बढ़ेगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी। अगर प्राइस कम हुआ तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी, मतलब ज्यादा कंज्यूम करेगी। यस, पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, सेकंड हो जाएगा इनकम इफेक्ट। ऑफकोर्स रीजन ए भी एक है डिमांड कम होने का, कि सपोज के फॉर एग्जांपल कोविड इज रिसेंट एग्जांपल चला गया, जहाँ पे सबकी इनकम 50% से काट दी, 30% से काट दी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि डिमांड कम होने का रीजन इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम को कम हो गई तो कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा नहीं करेगा, लग्जरी गुड्स ज़्यादा बाय करने की ट्राई नहीं करेगा। तो दीज आर द इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ऑफकोर्स ये भी एक इफेक्ट होता है कि सपोज के फॉर एग्जांपल आपके पास अज्यूम करो कि कोई फ़ोन है जो 50,000 में सेम फीचर्स दे रहा है, और कोई रिसेंट फ़ोन आया वो 30,000 में भी वही सेम फीचर्स वाला प्रोडक्ट दे रहा है, तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे, नो डाउट। बट अगर मैं बात कर रहा था डिमांड की, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, आपको सपोज कि कोई एग्जाम आपके गोडाउन के अंदर आपको 3 चीज़ करने के लिए 3 अलग अलग गुड्स बाय करने पड़ते हैं, बट कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गया जो तीनों का काम एक ही मशीनरी कर रहा है, तो आप कौन सा बाय करोगे? ऑफकोर्स वही एक मशीनरी बाय करूंगा। आपको कॉस्ट वाइज भी सस्ते में पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 मशीनरी अलग अलग चल रही है, ये 3 मशीनरी में ही एक ही मशीनरी में 3 काम हो रहा है। तो वहाँ पे जो 3 प्रोडक्ट की डिमांड थी वो डायरेक्ट अभी कितनी प्रोडक्ट की हो जाएगी, 1 प्रोडक्ट की हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सब्स्टिट्यूट अगर कोई ऐसा गुड्स आ जा रहा है तो इट्स डिमांड कम हो सकता है, डाउनवर्ड तरफ जा सकता है। अभी मैं बात करूँ आगे देखेंगे तो और क्या है, मल्टीपर्पज यूज, जो मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि एक मशीनरी आपको 3 काम करती है, और पहले आपके पास 3 मशीनरी थी, तीनों अलग अलग काम करती थी।
तो आप मल्टीपर्पज़ वाला यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स वो जो दूसरी 2 मशीनरी है, 3 मशीनरी है जो अलग अलग काम करती है, उसका तो ऑफकोर्स डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्लोप ऑफकोर्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू कंज्यूमर। और अभी बात करो टाइप्स ऑफ डिमांड की, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड बोल सकते हो, जो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट डिमांड मतलब ये इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कोई भी ऐसा गुड्स है जो डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो आप, मतलब आपने लिया डायरेक्ट यूटिलिटी के लिए, वो क्लोथ हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है क्लोथ, डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर जिसका डायरेक्ट यूटिलिटी है, मतलब आप जैसे गुड्स बाय करोगे उसका यूटिलिटी है, वो हो जाएगा डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब आप ऐसी डिमांड कर रहे हो जो अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गन्ने लिए, उसको मैं शुगर बनाऊंगा अभी, तो या तो जैगरी बनाऊंगा, तो वो अभी जो गन्ना डिमांड किया है मैंने, या तो फिर आप बोल सकते हो कि क्लोथ के लिए आपने जो मटेरियल यूज किया, अभी मटेरियल की डिमांड कर रहे हो, तो वो जो मटेरियल आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो मटेरियल की उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे कुछ तो दिया है क्या, यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नॉन एज अ डिराइव डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए हाईलाइट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग 1 मार्क के लिए पूछते हैं या तो किधर ना किधर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर अ गुड्स विच आर नीडेड फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन, नथिंग बट रॉ मटेरियल। इट इज अ डिमांड फॉर अ परचेजर डिमांड, hence all the factor of production has an indirect derived demand. For example, demand for worker in a sugar factory is derived and indirect demand. समझ में आ रहा है, शुगर बनाने के लिए कंज्यूमर जो अरे एम्प्लॉय जो डिमांड करता है, गन्ना हो गया या तो अदर प्रोडक्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल बोल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड बोले। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, जिसका डिमांड साथ में होता है, जिसका डिमांड साथ में हो। सपोज फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, कार के पानी तो चलेगी नहीं, कार लोगे तो ऑफकोर्स पेट्रोल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। अगर आप घर पे कार ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप इनडायरेक्टली किसको बुला रहे हो, पेट्रोल को भी बुला रहे हो कि भाई हाँ भाई तेरे को भी हम लोग अभी क्या करेंगे, परचेस करेंगे। इज नथिंग बट जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट मतलब बोल सकते हो आप मल्टीपर्पज बोल सकते हो इसको। कंपोजिट का मतलब होता है मल्टीपर्पज डिमांड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से फैन लाइट सब चलता है, रेफ्रिजरेटर है ना, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपिटिटिव डिमांड इज नथिंग बट टी कॉफी इज अ कॉम्पिटिटिव, यस, ये नहीं तो ये भी चल जाएगा, तो इज नथिंग बट कंपिटिटिव डिमांड, शुगर और जैगरी। ठीक है, तो ये टाइप हो जाएगा आपके टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई दोनों के दिए, तो मेरे हिसाब से दोनों में से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है और 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, समझ जाना। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, किसके बेस पे मेरा डिमांड नक्की होता है, उसको मैं बोलूंगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब मेजरमेंट बोल सकते हो, या तो डिटर्मिनेंट मतलब आप कैलकुलेशन बोल सकते हो कि किसके बेस पे मेरी डिमांड नक्की होती है। हिंदी में मैं प्योर हिंदी में एक्सप्लेन करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कि किसके बेस पे मेरी डिमांड नक्की होगी, फिक्स होगी, इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। पहला ही फैक्टर है प्राइस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हुई तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स सिंपल है। सेकंड हो जाएगा इनकम। ऑफ कोर्स इनकम में अगर सपोज कि मेरे इंक्रीमेंट अच्छा हुआ, प्रमोशन अच्छा हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, अगर इंक्रीमेंट कम हुआ डिमांड कम होगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है अवेलेबल मार्केट में तो मैं वो डिमांड ना करते ये डिमांड करूंगा, क्योंकि वो कम प्राइस में मिल रहा है। मल्टीपर्पज वाला तुम लोग को अभी जस्ट मैंने बोला मशीनरी का। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ज्वाइंट गुड्स का भी, कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कार का प्राइस सपोज कि मोदी बोल दे, नरेंद्र मोदी जी बोल दे कि कल से अपना गवर्नमेंट बोल दे कि आज जो 110 रुपये चल रहा है, 105 रुपये जो भी चल रहा है, 100 पकड़ लो ऑन एन एवरेज, सपोज कि उसका आधा हो जाएगा नेक्स्ट महीने से 50 रुपया, तो सभी लोग गाड़ी खरीदना नहीं सोच रहे थे वो भी खरीदना सोच लेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी डिपेंड करता है कि अपन इंडिया जैसे कंट्री जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, उसके लिए ऑफकोर्स डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैं बात करूँ यूएस से अदर कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशंस अपनी
कंट्रीज का 10% 20% ही है। यस, नेक्स्ट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। ऑफकोर्स ये भी एक क्या है फैक्टर है कि जो मेरी डिमांड को क्या कर सकता है, डिटर्मिनेट कर सकता है। आजकल तो अपन देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट 90% फेक होती है, बट हाँ अपन महिलाओं में आ जाते हैं। यस, नेक्स्ट हो जाएगा टेस्ट हैबिट एंड फैशंस। ऑफकोर्स ये भी मेरी डिमांड नक्की करती है, क्योंकि आज सपोज कि जो पिज्ज़ा मेरे को अच्छा लग रहा है 2 बार खाऊंगा 3 बार खाऊंगा, कंज्यूमर के वांट क्या होते हैं, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। इन टर्म में बात करो सेटिस्फेक्शन, तो लिमिटेड होते हैं। एक बार 2 बार कितना भी अच्छा पिज्ज़ा ना खाए, वो अच्छा लगे उसको, वो फ्लेवर का, वो अगर वो 3 या 4 बार बैक टू बैक वीक में खा ले, उसके बाद उसका मन भर जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं अभी ये नहीं खाना है। यस, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। यस, इसलिए अपन देखते हैं कि ये सब मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट एंड ऑल सब अपने वेराइटी में क्यों ला रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर कंज्यूमर अपन एक ही वेराइटी क्या कर रहे हैं, सर्व करते रहेंगे तो कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट हो जाएगा level of taxation is also one of the factor or other factors. These are nothing but like climate condition कैसे, change in technology, government policy, consumer and tradition attraction। समझ में आ गया? तो these are nothing but factor जो जिसके बेस पे मेरे determinant of demand, जिसके बेस पे मेरी डिमांड नक्की होती है, उसको बोलेंगे determinant of demand। नेक्स्ट आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपको पहले लॉ का क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन सिंपल है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ का स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन है सब में, तीनों में। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मतलब सब चीजें, पॉपुलेशन सेम है, टेस्ट सेम, इनकम सेम, हैबिट सेम, अगर सब चीजें सेम रही, खाली प्राइस फैक्टर ही चेंज हुआ तो ही मेरी डिमांड चेंज हो सकती है, अदरवाइज मेरी डिमांड चेंज नहीं हो सकती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं उसके बुक्स के अंदर। इसलिए आगे स्टेटमेंट उसने क्लियरली बोल दिया कि अदर थिंग इज being equal. Higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded. जब प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांड। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल उन लोग ने एक्सप्लेन किया है लॉ डीएमयू को, अरे सॉरी डिमांड को। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, बाद में आ जाएगा अजम्पशन ऑफ लॉ, क्योंकि सब लॉ अजम्पशन पे बने। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम पॉसिबल नहीं है भाई। कोविड में जो 2-3 लाख कमा रहे थे उसको 1 ही लाख मिल रहा था, वापस से ठीक है अच्छा प्रमोशन हुआ तो 2-3 लाख जो अभी कमा रहे हो नेक्स्ट ईयर 5 लाख भी कमाए। यस, नेक्स्ट होगा नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई हर डे पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है। अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी अपन देखेंगे तो 100-200 बॉर्न हो गए रहेंगे कंट्री में। नेक्स्ट हो जाएगा प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कोई भी कोई भी सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट नहीं हो सकता, एवरी डे चेंज होता है। लाभ अपन देखते हैं कि जब भी चाय 1 रुपये में मिलती थी, 2 रुपये में मिलती थी, आज देख लो 10 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये में मिल रही है। यस, तो कोई भी प्राइस का गुड्स का प्राइस सेम नहीं हो सकता। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, पॉसिबल नहीं है कि भाई पेट्रोल का भाव कितना कांस्टेंट है, कार का भाव कितना कांस्टेंट है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नो एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस। अरे भाई गलती से मत करना। टोमेटो इज वन ऑफ द एग्जाम्पल नावडे कि जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी कि भाई टोमेटो का जो 30 रुपये केजी चल रहा था वो सडनली 130, 140, 160 केजी चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये रॉन्ग है कि नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अरे भाई फ्यूचर प्राइस होता ही है सबका। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। अरे भाई आज के यंग यूथ एवरी विद इन 2 मिनट्स में उसका माइंड स्विच हो जाता है, और लड़कियों का तो विद इन 2 सेकेंड क्या, उनके तो हर सेकंड पे मूड क्या होता है, स्विंग होने लगता है। यार जस्ट पर्सनली, डोंट टेक पर्सनली, जस्ट आई एम सेइंग कि यहाँ पे ह्यूमन बींग की बात कर ले, बस आप गलत मत मानो। लड़कियाँ लोग ह्यूमन बींग मतलब हम लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन लोग बोलते हैं कि चेंज टेस्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ अजम्पशन ओनली। यस, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अरे भाई पूरा जीएसटी चेंज आ गया। गवर्नमेंट जब भी चाहे नए नए अमेंडमेंट ला देती है, चेंजेस ला देती है लॉ के अंदर, तो ये भी झूठ है, सरासर झूठ है। डिमांड,
कमोडिटी है, अगर मेरा सपोज के फॉर एग्जांपल प्राइस 50 था 1 kg, 40, 30, 20, 10, मतलब प्राइस कम होता रहा, क्वांटिटी मेरी 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ने लगी। यस, तो ये हो जाएगा आपका डिमांड कर्व स्लोप इसलिए दिख रहा है बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बाद में आ जाते हैं अपन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब लॉ क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी, ये लॉ बोलता है। मतलब एक्सेप्शन में उसका उल्टा होगा, प्राइस बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी डिमांड भी कम होगी। ये क्या बोलता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखो स्लोप भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इसलिए स्लोप मतलब एक डायरेक्ट बोल सकते हो, ऑपोजिट बोल सकते हो किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। वो सर कौन से सिनेरियो में हो सकता है। पहला है गिफन पैराडॉक्स, जिसमें आप इन्फीरियर गिफन पैराडॉक्स का मतलब है इन्फीरियर क्वालिटी चीप क्वालिटी। आप सपोज कि फॉर एग्जांपल चीप क्वालिटी देखे जो मतलब ऑलमोस्ट बिगड़ने वाले हैं नेक्स्ट 1 डे में, इसकी कोई मतलब एक स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हो, चीप क्वालिटी मतलब सबसे गैला घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट, भले आपको वो सस्ते में सस्ता क्यों ना दे तो भी आप बाई नहीं करोगे। वरना लॉ क्या बोलता था, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी ना, बट बढ़ेगी नहीं। कौन से सिनेरियो में, इंफीरियर गुड्स मतलब चीप क्वालिटी के गुड्स में। प्रेस्टीज गुड्स मतलब प्रेस्टीज का मतलब होता है हाई वैल्यू, गोल्ड, डायमंड, जिसकी प्रेस्टीज गुड्स होती है यार, कि जिसकी प्राइस बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ती है उसके, क्योंकि ये नावडे सबको शो ऑफ करना है। यस, अमीर लोग रिच लोग तो जितना ज़्यादा एक सिंबल है ना, स्टेटस सिंबल है। आज आईफोन जो यूज़ कर रहा है एक स्टेटस सिंबल है, भले उसके खाने के मानने पर स्टेटस सिंबल है कि हाँ भाई तू अमीर है, ठीक है। तो इज नथिंग बट प्रेस्टीज गुड्स जिसके प्राइस भी बढ़ेंगे, जितना एक्सपेंसिव होता जाएगा उतना बाइंग करेंगे। यस, बट इज नॉट सो। स्पेकुलेशन क्या है, अपन का एक माइंड मेंटालिटी है कि ब्रांडेड गुड, पूमा, एडिडास, जितना भी ज़्यादा महंगा उतना ज़्यादा बाइंग करते हो पब्लिक उसकी। क्यों? स्पेकुलेशन से कि ब्रांडेड गुड्स पहनना है मुझे, जिसको कीड़ा होता है ब्रांडेड का वो ब्रांडेड ही पहनता है, वो लोकल क्वालिटी नहीं पहनता है। तो उसकी डिमांड प्राइस कितना भी बढ़ेगा वो डिमांड उतना ही करेगा, तो उस पर कोई उसकी डिमांड पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है प्राइस इल्यूशन में था ये ब्रांडेड वाला गुड। इसके अंदर स्पेकुलेशन एग्जांपल था दिवाली वाला, कि जहाँ पे दिवाली वाला में एग्जांपल में फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द ऑयल, शुगर, दिवाली में सब शुगर का, मेनली शुगर एंड ऑयल का प्राइस सडनली बढ़ जाता है, क्योंकि वो मिठाई एंड ऑयल सब बनती है दिवाली में। तो इवन दो दिवाली में आपको मालूम है प्राइस बढ़ने वाली है, तो भी अपन क्या करते हैं, आज की डेट पे तो बाय करते हो, तभी भी अपन हाई प्राइस में भी डिमांड क्या करेगा, तो भी तो कोई सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि साल में एक बार तो दिवाली आती है। सब क्या करते हैं, मोर बाइंग करते हैं इवन दो एट अ हाई प्राइस। प्राइस इल्यूशन जो तुम लोगों को मैं बोला था, जस्ट एग्जाम्पल ब्रांडेड गुड्स का, कि कितना भी प्राइस बढ़ेगा कस्टमर यही सोचेगा कि ब्रांडेड गुड्स है, प्राइस तो बढ़ना ही चाहिए ना, तो वो और बाई करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा इग्नोरेंस। सारा टाइम ऐसा अपन इग्नोर कर देते हैं और हाई प्राइस दे के आते हैं जिसकी वैल्यू उसका हाफ होगा, जिसका 100 रुपया होगा आप 200 रुपया भी दे के आते हो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, तो जिसकी तो भी डिमांड बढ़ती है। हैबिचुअल गुड्स, बाय हैबिचुअल गुड्स मतलब ड्रिंक। लॉकडाउन में कितना भी सबके क्राइसिस चल रहे थे, पर जिसको था आदत उसके लिए कोई लेना देना, जितना भी प्राइस है बढ़ते जाए उसका बाइंग कंज्यूम लेवल उतना ही क्या हो रहा, बढ़ते जाएगा। तो हैबिचुअल गुड्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी वेरिएशन इन डिमांड। देखो वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, अभी इसमें एक ही कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड में क्या कंसेप्ट है। वेरिएशन इन डिमांड ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, पर तुम लोग को समझा देता हूं क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एंड अभी वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि मेरा प्राइस
प्राइस, मेरा प्राइस क्या होगा, ओनली खाली प्राइस है, ओनली प्राइस मेरा क्या होगा, चेंज होगा। चेंज मतलब इंक्रीज या तो डिक्रीज, उसके कारण मेरी डिमांड अफेक्ट हो रही है, इज नथिंग बट वेरिएशन इन डिमांड। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, वेरिएशन इन डिमांड क्या बोलता है कि ओनली मेरा प्राइस, ओनली फैक्टर मेरा क्या है यहाँ पे, प्राइस। अगर मेरा प्राइस चेंज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉट एवर द सिनेरियो, मेरी डिमांड अफेक्ट हो रही है। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेस्ट, इनकम, हैबिट, ये समझ के ये सब चीजें मेरी सेम हो रही है, सेम रह रही है, मतलब नो चेंज, तो मैं क्या बोलूंगा, वेरिएशन इन डिमांड बोलूंगा। वापस से बोलो सर नहीं समझ में आया। अगर मेरा प्राइस बढ़ा या तो कम हुआ, उसके कारण मेरी डिमांड ऊपर नीचे हुई, उसको मैं बोलूंगा वेरिएशन इन डिमांड। अदर थिंग रिमेन इक्वल, टेस्ट, इनकम एंड ऑल। चेंज इन डिमांड क्या बोलता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट टेस्ट, हैबिट वो चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उसके कारण मेरी डिमांड चेंज हो रही है, उसको मैं बोलूंगा चेंज इन डिमांड। मतलब यहां पे बोल रहे थे प्राइस चेंज हो रहा था, यहां पे बोल रहे हो आप इनकम, टेस्ट, हैबिट सब चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। अभी इसके अंदर भी बात करूं तो दो ऑप्शंस है, दो टाइप्स है, एक तो है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसकी बात करूं तो एक है इंक्रीजिंग इन डिमांड और सेकंड है डिक्रीजिंग इन डिमांड। आई नो कि डॉक्टर राइटिंग है इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने में मेरे को। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मेरा इसमें क्या है, प्राइस ही चेंज होगा। अगर एक्सपांड, मेरी प्राइस डिमांड कभी एक्सपांड होगी जब प्राइस कम होगी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कब कम होगी, जब भी मेरा प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। अभी यहाँ पे चेंज इन डिमांड में मेरी डिमांड इंक्रीज कभी होगी, इंक्रीज कभी होगी जब भी मेरा टेस्ट, हैबिट क्या हो गए, फेवरेबल होएंगे, तो ही मेरी डिमांड बढ़ेगी ना, तो ही इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब हुआ, जब भी डिमांड क्या, सॉरी टेस्ट क्या होगी मेरे अनफेवरेबल में जाएगी, तभी मेरी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ बच्चे लोग ये सब क्या कर लेना, रट्टा मार लेना। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियोस को तो आप डिटेल में भी देख सकते हो। ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलॉन इज नथिंग बट वेरिएशन इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो गया और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं बात करूँ चेंज इन डिमांड में, तो यहाँ पे अदर फैक्टर क्या हो गए, चेंज हो गए पर प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। डायग्राम भी देखोगे तो ऐसे टाइप का ड्रॉ किया है कि प्राइस क्या मेरी कांस्टेंट है बट ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर मेरे क्या हो रहा है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर दो, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 3B को। सो प्लीज़ बच्चे लोग टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।